हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पहले वाले दोनों चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया होगा। और आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ की, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, मास और वेट में डिफरेंस पढ़ेंगे। हाँ, मास और वेट में डिफरेंस होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। मास और वेट में डिफरेंस पढ़ेंगे, थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, फ्लूइड्स, बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? डेफिनेशन से। किसकी? ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन आपने कभी सोचा होगा, ध्यान लगाया होगा कि इतने जो सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी में मींस हेवनली बॉडीज है, स्टार्स है, मून है, सन है, प्लैनेट्स है, सारे वो कैसे अटके हुए हैं? तो वो अटके हुए हैं इसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन क्या है? जितने भी यूनिवर्स में बॉडी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है। अब ग्रेविटेशन के बारे में एक लॉ किया किसने? न्यूटन ने। हाँ, ये न्यूटन वही आदमी था जो पेड़ के नीचे बैठा था और जिसके सिर के ऊपर आकर एप्पल गिरी थी। तो एप्पल वाला आदमी है ये न्यूटन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ किया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों में से कुछ भी आ जाए एक ही बात है। ये क्या कहता है कि किन्हीं भी दो यूनिवर्सल बॉडीज हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? मान लो दो बॉडीज है, एक बॉडी है ये ए, दूसरी है बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इनके सेंटर से है ना जो, उनसे डिस्टेंस मापी जाती है। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, याद रखना ये बात, जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेंटर से मापी जाती है। तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना F, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बोला है किसने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। लिखो क्या डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly related to product of their masses and inversely related to square of distance between them। अब इन दोनों को जब ये डेफिनेशन होगी, इन दोनों को जब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो उसकी जगह इक्वल टू आता है, और इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें जो ये कैपिटल जी है एक कांस्टेंट है, कैपिटल जी इज ए कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जी की वैल्यू लिख देता हूं, कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ब्रह्मांड में यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जी कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। वो है 6.672 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रहेगी। अब इसकी यूनिट कैसे आई? इस फार्मूले से जी की वैल्यू निकालो, कैसे आएगी? जी इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाय m1 डॉट m2, m1 into m2। अब इनकी सबकी आप यूनिट्स पुट करो। फोर्स की F इज द फोर्स की इसमें लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या, कौन सी चीज क्या क्या है। इसके आगे लिखो, हियर
Capital G is this, m1 is the mass of object A, m2 is the mass of object B, r square is the distance between them, f is the force. Force की यूनिट होती है न्यूटन, r है रेडियस, रेडियस को मापते हैं मीटर में तो मीटर स्क्वायर 2 है, और मास को मापते हैं किलोग्राम में तो किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? ओके, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सारी की सारी अटकी हुई हैं, मतलब जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पूरा नहीं लिखा मैं, टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस लिख रहा हूं। समझ आना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। पहली है ऑल solar system exists because of it, इसकी वजह से एग्जिस्ट करता है सारी सोलर सिस्टम। दूसरा, किसी भी प्लेनेट के सैटेलाइट होंगे, प्लेनेट किसी भी प्लेनेट के मून होंगे या नहीं होंगे या कितने होंगे, ये डिसाइड करता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ दूसरे अट्रैक्ट करने की पावर अगर कम है तो उसके प्लैनेट नहीं होंगे। इसलिए वीनस और मरकरी के प्लैनेट्स नहीं हैं। वीनस एंड मरकरी स्मॉल प्लैनेट्स हैं, इसलिए उनके क्या नहीं है? सैटेलाइट नहीं है। वीनस एंड मरकरी डोंट हैव सैटेलाइट्स। ये भी किसकी वजह से है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि उनका स्मॉल साइज है और इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पास नहीं है। ओशन जो टाइड्स आते हैं, समुद्र में जो लहरें आती हैं, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आती हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ और मून है, अर्थ और मून उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से समुद्र में लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं। कैसे? मून है जो वो सेंटर से अट्रैक्ट करता है, चाइना ने सेंटर से अट्रैक्ट करता है, तो और जो पानी कहाँ है? वो सरफेस पे है, तो सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगा पाता। मून पर जो सरफेस है उस पे ज्यादा फोर्स लगा सकता है मून अर्थ के, जिसकी वजह से सरफेस पे जो पानी है उसमें क्या आती है? टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं, ओशंस टाइड्स इसकी वजह से आती हैं। ठीक है, और जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स रोटेट्स अराउंड प्लैनेट्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर छोड़े जाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, तो सैटेलाइट्स रोटेट्स अराउंड प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी मैं इस वीडियो खत्म होने के बाद शॉर्ट्स में नोट्स भेज दूंगा मेरे हैंड रिटन, उनको एज इट इज कॉपी में लिख लेना और उनको ही याद करना है। तुम्हारी कॉपी भी बन जाएगी उसके साथ साथ और नोट्स भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। इमेजिन करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है कॉइन हमारे पास और एक है हमारे पास पेपर। कॉइन और पेपर को मैं दोनों को सेम हाइट से एकदम से ड्रॉप करूंगा तो कौन पहले जाएगा? अगर जिसने पढ़ रखा है ये चैप्टर तो वो बोलेगा दोनों एक साथ जाएंगे, जिसने नहीं पढ़ रखा वो बोलेगा कॉइन जाएगा। दोनों के आंसर सही है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो आंसर वो सही है कॉइन वाला। कैसे? क्योंकि कॉइन का जो सरफेस एरिया है बहुत कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसके ऊपर जो एयर की बायोंसी है, जो हवा है, हवा की बायोंसी का जो फोर्स है, जो अपवर्ड मूव थ्रस्ट पैदा करता है, ऊपर की ओर जो धकेलता है, वो कॉइन के ऊपर कम लगेगा। पेपर का साइज बड़ा है, पेपर का साइज बड़ा होने की वजह से जो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो उसके पास अप थ्रस्ट लगेगा, बायोंसी लगेगी एयर की, वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से नीचे मूव स्लो करेगा। तो प्रैक्टिकली पेपर स्लो नीचे जाएगा और जो कॉइन है वो फास्ट नीचे जाएगा। बट अब क्या है, अगर पेपर को फोल्ड करते तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और तब दोनों को सेम हाइट से छोड़े तो दोनों सेम टाइम पे नीचे जाएंगे। अब फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ क्या कर रहा है, धरती उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, धरती उसको अपनी ओर नीचे खींच रही है, तो उस टाइम जो किसी भी हाइट से, मान लो ये हाइट है, इस हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को
नीचे छोड़ा जाता है और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी ग्रेविटी काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। सिर्फ उसके ऊपर अगर ग्रेविटी काम कर रही है, एयर भी नहीं है, एयर की बायोंसी फोर्स भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही, तब होता है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल एक एयर की एब्सेंस वाली सिचुएशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तब पॉसिबल हो सकती है जब वैक्यूम करके एयर को भी बाहर निकाल लें। तो प्रैक्टिकलिटी में फ्री फॉल नहीं है, बट फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट ये है, फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट towards the surface of earth under the influence of, किसके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस मींस प्रभाव, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। अगर उसके पास सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही, ग्रेविटी ओनली, तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्री फॉल की इंपॉर्टेंस ये है, अगर फ्री फॉल काम करेगा तो चाहे एक हम 10 किलो का पत्थर ले, चाहे एक 10 ग्राम का पत्थर ले, या तो हम एक 10 केजी का पत्थर ले, 10 केजी स्टोन, या फिर हम एक 10 ग्राम स्टोन ले, दोनों के दोनों अगर सेम हाइट पे हैं तो वो सरफेस के ऊपर सेम टाइम में पहुंचेगी। ये फ्री फॉल की इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है। फ्री फॉल अगर होगा तो अगर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे, अगर सेम हाइट से हम उनको छोड़ेंगे। तो ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, होप सबको समझ में आया होगा फ्री फॉल क्या है। अब फ्री फॉल में मैंने बात करी बार बार किसकी, ग्रेविटी की। अभी ग्रेविटी क्या चीज होती है? अर्थ का जो फोर्स, अर्थ का जो फोर्स, ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। ये क्या चीज है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टू पुल objects towards its surface। ऑब्जेक्ट्स को अपने सरफेस की ओर खींचने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट हम अगर किसी हाइट से नीचे छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ऑब्जेक्ट की, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रूव देना है आप लोगों को। कैसे प्रूव करेंगे इसको? कैसे प्रूव करेंगे? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जो हमें यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से मिला है? कैपिटल G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सेंटर से मैंने बोला था ना डिस्टेंस मापी जाती है, अभी बताया था, तो इसका सेंटर इसका सेंटर, और अर्थ की जो रेडियस है बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में जो आदमी खड़ा है उसके ऊपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसकी हाइट नेग्लिजिबल है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है r, उसको रेडियस को हम क्या मान लेंगे? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इससे हम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। और हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन वाले चैप्टर में, F इज इक्वल टू mg। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वल्स रखेंगे, इक्वल रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो mg बिकम्स इक्वल टू F ये भी है, F ये भी है, तो mg इज इक्वल टू इसके एक हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो m से m कैंसल, देन स्मॉल g विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट करके बताता हूं आप लोगों को कैसे इसकी वैल्यू आएगी। क्या है हमारे पास? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M
डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां पर ये स्मॉल जी का एक्सप्रेशन है, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है क्या है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.672 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है 6 into 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन से, अब इंपॉर्टेंट बात है, अभी ध्यान रखना, अभी सुन लेना फटाफट। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की है वो किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल जी पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। मतलब जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा है, जब ऑब्जेक्ट थोड़ी हाइट पे है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके वेट से। इसलिए चाहे हम 10 किलो, अभी बताया, जो 10 किलो का पत्थर ऊपर से फेंके या एक ग्राम का पत्थर फेंके, दोनों के दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी अर्थ और दोनों के दोनों सेम टाइम पे आएंगे, क्योंकि जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। दूसरी बात, जी की वैल्यू आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है, जी की वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या है हमें पता है, ये याद रखना, ध्यान रखना जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमारे अर्थ की शेप कैसी है, एलिप्टिकल है, हमारी अर्थ राउंड नहीं है, एलिप्टिकल है। ये क्या है, पोल्स है, जो छोटी हाइट है, रेडियस यहां सेंटर से मापी जाती है, जो पोल्स की रेडियस है वो कम होती है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है। समझ रहे हो ये बात, पोल्स की रेडियस कम है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है। अब क्या होगा, जो हमारा वैल्यू है किसकी, जी की, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे। तो जहां किस, वो भी कैसे, इनवर्सली, मतलब उल्टा, अगर रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी की वैल्यू कम, और रेडियस कम तो ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा। तो पोल्स के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कम है तो ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस कम है तो, नहीं उल्टा लिख दिया, पोल्स के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम होगी। अरे सही लिखा था, इक्वेटर क्या है, रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर्स के ऊपर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। इक्वेटर्स पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि रेडियस कम होगी। ठीक है, समझ में आया बात। अब कोई ऑब्जेक्ट किसके ऊपर रखा है, पोल्स के ऊपर रखा है, पोल्स अर्थ के पोल के ऊपर है तो उसके ऊपर ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जो इक्वेटर है उसके ऊपर ग्रेविटी कम काम करेगी। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, सेकंड वीडियो अभी डालते हैं इसकी। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।